वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो फाइनली आज हम लोग अपना फाइनल वाला लास्ट चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसका ये पहला लेक्चर होगा चैप्टर का, और एक बार तुम्हें सिलेबस दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस इस बार बचा है हमारे लिए, हम लोगों को कौन सी चीज़ पढ़नी है। तो अगर बात करें उन स्टूडेंट की जो 2021 में एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए ये वाला जो ऊपर वाला सेक्शन है सिलेबस का, ये हट चुका है। यानी ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर वो आपको नहीं पढ़नी, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं ह्यूमन आई में, कैसे उनको करेक्ट किया जाता है। इनफैक्ट अगर ये थोड़ा सा सेक्शन में बात करूँ ना, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, वैसे तो ये ऑप्टिक्स में पढ़ा दिया जाता है, बट आपसे इस बार 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों से स्फेरिकल मिरर और लेंसेज के एप्लीकेशन भी नहीं पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर से हमारे पास ह्यूमन आई वाला सेक्शन हट चुका, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कलरफुल वर्ल्ड वाला सेक्शन रह गया है 2021 के लिए। अगर आप 2021 के अलावा आप वीडियो देख रहे हो, सपोज इसको लेटर ऑन, और आप एग्ज़ाम देने वाले हो 2022 में, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन आपका ये सिलेबस का, ये आपको लास्ट के लेक्चर्स में मिल जाएगा। मतलब शुरू के लेक्चर में पहले मैं कवर करा रहा हूँ प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द वेरियस एप्लीकेशंस। जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 के एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए ये ह्यूमन आई वाला सेक्शन आपको लास्ट के लेक्चर्स में मिल जाएगा। ठीक है, एज ऑफ नाउ हम लोग ये जो नीचे वाला सेक्शन है इन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत थोड़ी थोड़ी बातें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी डे टू डे लाइफ वाली फिनोमिनाज है जो हमारे सराउंडिंग में हमें देखने को मिलती हैं। उन्हीं चीज़ों का हम लोग साइंटिफिक रीज़न जान रहे होंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से बातें हो रही हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं थोड़ी सी बात कि एग्जैक्टली आज पढ़ना क्या है इनमें से हम लोगों को। तो आज हम लोग नॉलेज लेने वाले हैं प्रिज्म के बारे में, कि एक प्रिज्म क्या होता है, कितने तरह के प्रिज्म होते हैं, क्या करता है प्रिज्म। तो ये सारी स्टोरी आज आपको प्रिज्म के बारे में समझ में आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो पहला टॉपिक वही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। एक कांच का प्रिज्म मेरे पास होगा, उससे लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होके जाती है, किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। एक आपको एनिमेटेड फॉर्मेट नज़र भी आ रहा होगा, एक वाइट कलर की लाइट यहाँ से फॉलो की आई है। देखो भाई, वाइट लाइट का सिंपल सा मतलब तुम्हें बताऊँ ना, वाइट लाइट वो लाइट होती है जो आपके पास सन से आ रही होती है, या फिर कोई भी अगर आपको वाइट कलर की लाइट आपके एलईडी बल्ब से मिल रही है, तो उस वाइट कलर की लाइट के अंदर ऑलरेडी 7 कलर मिक्स होते हैं। वो 7 कलर को शॉर्ट वर्ड से हम याद रखते हैं विबग्योर वर्ड से, जहाँ पे वी स्टैंड फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इन 7 कलर्स को मिला के इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इनका जो मिक्सचर होता है, उसको वाइट लाइट बोलते हैं। मतलब इस वाइट लाइट में पहले से ये 7 कलर प्रेजेंट हैं। ठीक है, प्रिज्म ने क्या करना है, प्रिज्म करता क्या है, उन 7 कलर्स को अलग अलग पाथ पे डेविएट कर देता है ना। ऐसे ही दिखा रखा है, इसमें मत जाना कि सर कौन सा कलर ऊपर है कौन सा नीचे है, रैंडम बना हुआ है। तो यहाँ पे टोटल आपके पास इस वाइट लाइट के अंदर जितने भी कलर थे, उन कलर्स को इस प्रिज्म ने अलग अलग दिखा दिया। यानी प्रिज्म से रिफ्रैक्ट हो जाने के बाद आपकी लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। ध्यान रखना, कलर प्रिज्म ने नहीं बनाए, ऐसा नहीं कि प्रिज्म ने क्रिएट करे कलर ना, ये सारे के सारे कलर ऑलरेडी इस वाइट लाइट में प्रेजेंट थे, बट प्रिज्म ने उनको डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे बेंड कर दिया, जिससे आपको सारे के सारे कलर नजर आने लगे। ठीक है, तो प्रिज्म क्या है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल सॉलिड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच कैन स्प्लिट वाइट लाइट इनटू इट्स कॉम्पोनेंट कलर। इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि आने वाली वाइट लाइट को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर देगा। वो जिस 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है उनको 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, ये था अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन। थोड़ी सी बातें हम जरा और कर रहे होंगे प्रिज्म के बारे में, कि जैसे कि सर कितने तरह के प्रिज्म होते हैं, थोड़ा सा उसका भी आइडिया दो। तो प्रिज्म के टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रिज्म होते हैं, जिसमें से आपको ये वाला प्रिज्म अक्सर देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा यूज़ ये वाला ही होता है, मोस्ट वाइडली यूज प्रिज्म ट्राईएंगुलर प्रिज्म है। देखा ना, फ्रंट फेस ट्राइंगल जैसा दिख रहा है ना, मतलब जैसे प्रिज्म बनाते हो तो आपकी नोटबुक पे प्रिज्म तुम्हें ऐसा दिखता है। ये तो एक ट्राइंगल है भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा फेस दिखाया गया है, इसका ये फ्रंट वाला फेस दिखाया गया है। जबकि बैक साइड में जैसे पूरी हट होती है ना, अपने बचपन में बनाई होगी अपने ड्राइंग में हट, तो ये हट जैसा ही होता है कुछ कुछ, देख रहे हो। इस तरह से पूरा का पूरा ये फ्रंट फेस नहीं है, पूरा का कंप्लीट इस तरह से सिस्टम होता है। तो ये ट्राइंगल 2 डायमेंशन में ऐसे बनाया जाता है कि अगर लाइट यहाँ से फॉलो की आएगी या लाइट यहाँ से फॉलो की आएगी, तो वो लाइट पूरी सरफेस के ऊपर फॉलो हो रही है। ठीक है, इसमें अगर काउंट करोगे ना, तो मैं आगे काउंट करवाऊंगा, टोटल 5 सरफेसेस होती हैं। ठीक है, खैर
पेंटागोनल प्रिज्म भी होता है, ऑक्टागोनल प्रिज्म भी होता है, 8 सरफेस हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म भी होता है। बट इन सब डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रिज्म में सबसे ज़्यादा प्रिज्म जो लैब में यूज़ किया जाता है या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है उनको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी आगे समझ में आएगी और तुम्हें याद आएगा कि यहाँ पे बताऊंगा कि भैया प्रिज्म के ऊपर जो वर्क था ना काफ़ी ज़्यादा वो आइजैक न्यूटन ने किया। जी हाँ, ऑप्टिक्स पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऑप्टिक्स के डिज़ाइनिंग में ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा वर्क है, ऑप्टिक्स में बहुत सारी बेसिक फाउंडेशन आइजैक न्यूटन की है। उसी तरह से ये प्रिज्म और प्रिज्म किस तरह से एक लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करता है, ये सारी बातें, इन सब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट भी आइजैक न्यूटन ने ही किए थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म मोस्ट कॉमन होता है इसलिए मैंने उसको यहाँ से उठा लिया। अब इसमें सरफेस अगर तुम काउंट करो बच्चों, देखो कितनी सरफेस होंगी, मैं तुम्हें मार्क करके दिखाता हूँ। एक सरफेस तो ये साइड वाली है ना, मतलब जो आपको ये दिख रही होगी शेडेड सरफेस। ठीक है, ये सरफेस हो गई फर्स्ट। सेकेंड सरफेस आपकी ये बेस वाली, ठीक है, इस कलर चेंज करना पड़ेगा। सेकंड सरफेस बेस वाली, फर्स्ट सरफेस मैंने शेड कर दी। तीसरे वाली सरफेस ये वाली जिस पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिखा हुआ है। ठीक है, चौथे वाली सरफेस कौन सी होगी, ये बैक साइड वाली। बैकग्राउंड में तुम्हें ट्रायंगल नजर आ रहा है कि बैकग्राउंड वाला ट्रायंगल, ये वाली सरफेस की बात कर रहा हूँ। चौथी सरफेस ये हो गई। और पांचवी सरफेस ये वाली जिस पे मैं कर्सर चला रहा हूँ, ये पांचवी सरफेस है। ठीक है भाई, देखो एक तो कर्सर जिस पे चला रहा हूँ ये वाली सरफेस हो गई। दूसरी सरफेस देखना जहाँ पे कर्सर मूव हो रहा है, दूसरी सरफेस ये हो गई, ये भी ट्रायंगुलर फॉर्मेट में है। ठीक है, दो तो ट्रायंगल हो रहे हैं। नीचे की साइड से चलोगे तो एक कुछ रेक्टेंगुलर शेप में आपका बेस होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में ये वाली आपके पास सरफेस हो गई, और एक सरफेस इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा कर्सर मूव हो रहा है। तो टोटल 5 सरफेसेस होती हैं, 5 सरफेस हमारे पास यहाँ पे नज़र आती हैं। आउट ऑफ विच इन 5 सरफेसेस में से जो 3 सरफेसेस हैं वो तो नॉर्मल रेक्टेंगुलर से शेप की सरफेसेस होती हैं, है ना, रेक्टेंगुलर शेप में। और 2 कैसी हैं, 2 सरफेस हमारे पास ट्रायंगुलर शेप में बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमारे पास 3 डायमेंशनल में प्रिज्म होता है। 2D वर्जन में हम लोग इसका सिर्फ और सिर्फ फ्रंट फेस बनाते हैं, यानी ट्रायंगल जैसा जो सिचुएशन है ये बनाते हैं। बट याद रखिएगा प्रिज्म 3 डायमेंशन में होता है पूरा का पूरा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रिज्म से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि जैसे कोई प्रिज्म मार्केट से लेके आए आप, है ना, आप मार्केट से एक प्रिज्म लेके आए, आपने ऐसा बनाया वो प्रिज्म 2 डायमेंशन में, तो इस प्रिज्म का एंगल क्या होता है। तो भैया एक ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल को जो टॉप पे बन रहा है, अगर आप यहाँ से जाके देखोगे तो इस जगह पे इन 2 फेस के बीच में जो एंगल बनेगा, है ना, तो इस एंगल को आप लोग बोलते हो एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल। कैपिटल ए से इसको डिनोट कर रहे होते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो ये 2 इंक्लाइंड सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये रही, दूसरी सरफेस ये रही, इसके बीच में जो ये एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, और इसको जनरली हम लोग ए से, कैपिटल ए से डिनोट कर रहे होते हैं। तो प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है, तो प्रिज्म का बेस तो ये हो गया, दिस विल बी द बेस ऑफ द प्रिज्म एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, इसको प्रिज्म का एंगल बोलेंगे। तो बेस के जस्ट अपोजिट पे जो एंगल होता है 2 लेटरल सरफेसेस से कवर्ड हुआ उसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। इनको डिफाइन करने के लिए बच्चों पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आइडिया ज़रूर होना चाहिए तुम्हें। तो क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म अगर डिफाइन करना हो, एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड फेसेस ऑफ द प्रिज्म। आप देख रहे हो ना यहाँ पे 2 इंक्लाइंड, एक तिरछी सरफेस ये है, एक तिरछी सरफेस ये है, 2 तिरछी सरफेसेस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म हुआ। और थोड़ी सी बात करते हैं नाउ रिफ्रैक्शन प्रिज्म से कैसे होता है। मतलब अगर एक वाइट लाइट में पास कराता हूँ प्रिज्म पे, तो प्रिज्म से वो लाइट किस तरह से बाहर निकलती है। स्प्लिट नहीं कराऊंगा अभी लाइट को, मतलब अभी मैं 7 कलर में तोड़ के तुम्हें वो लाइट नहीं दिखाऊंगा। मतलब अभी मैं मान के चलो कि एक सिंगल कलर की लाइट लाके फॉल करा रहा हूँ, मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि मुझे ये समझाना है कि प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, सुनना ध्यान से। यहाँ से एक लाइट आई मेरे पास, अपने रिफ्रैक्शन के रूल्स को याद रखना, सारे रूल्स यहाँ पे काम आएंगे। ये लाइट आई एंड आई एम सेइंग दैट सपोज दिस इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी फिलहाल ये सिंगल कलर वाली लाइट है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर वाली लाइट है। इसको मैंने यहाँ पे फॉल कराया, मुझे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा ना, तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सरफेस पे नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ किया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एंगल बना, ये वाला जो एंगल बना आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं। भाई आपकी ये लाइट रे इस प्रिज्म के इस वाले फेस पे, इस वाले फेस के ऊपर आई एंगल पे फॉल हुई। अब आप
बाहर से एयर से कांच के अंदर जा रहे हो, भाई बाहर तो आपके पास एयर है ना, यहाँ भी आपके पास एयर है बाहर और यहाँ भी आपके पास एयर है बाहर, दोनों जगह पे आपके पास एयर है। और यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, और ये कांच है पूरा का पूरा अंदर, दिस इज द ग्लास। तो हमारी लाइट रे रेयर मीडियम से एयर से कांच के अंदर जाने की ट्राई कर रही है। तो जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं तो लाइट किस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो उसी केस को हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कर रहे होंगे। तो लाइट इस तरह से, देखो लाइट को जाना कैसे था, इसका ओरिजिनल पाथ भी बना लो। लाइट को ऐसे जाना था रियलिटी में, अगर ये कांच का प्रिज्म बीच में ना आता तो लाइट इस रास्ते पे सीधी सीधी निकल जाती। बट होगा क्या, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री कर रहे हो तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो रियलिटी में लाइट कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ, ग्रीन वाली लाइन की तरफ। इस पॉइंट तक पहुंचे सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से तुम्हें बाहर आना है, यानी फिर से मीडियम चेंज करना है, कांच से एयर में आना चाहते हो तो उस पॉइंट पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, यानी मुझे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करने बड़े ज़रूरी होते हैं, तभी हम लोग चेक कर पाएंगे एंगल के बारे में बातें। तो अच्छा ठीक है, अब ये लाइट रे यहाँ तक तो ट्रैवर्स करके आ गई। अब हम लोग डेंसर मीडियम से बाहर निकलना चाहते हैं रेयर मीडियम में। डेंसर से रेयर में जाने की कंडीशन क्या होती है कि जब डेंसर से रेयर में लाइट जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यानी अब ये लाइट रे ऐसे सीधे न जाके नॉर्मल से दूर की तरफ हटेगी। नॉर्मल से दूर की तरफ हटने का मतलब क्या है, इस तरह से नीचे की तरफ। तो देख रहे हो, एक प्रिज्म पे जो लाइट आई और प्रिज्म ने उसका 2 पॉइंट पे 2 बार रिफ्रैक्शन करा और फाइनली उस लाइट को अपने बेस की तरफ मोड़ दिया। ये किसी भी प्रिज्म का एक बेसिक नेचर होता है। प्रिज्म से जब कोई लाइट पास कराते हैं तो रिफ्रैक्टेड लाइट, इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं जनरली। क्या बोलते हैं, बाहर निकलने वाली रे को इमर्जेंट रे, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। और इसका जो एंगल बनेगा यहाँ से, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोल सकते हो। ये एंगल R1 हो गया, ये एंगल R2 हो गया। ठीक है भाई, इस पॉइंट पे बात करोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जब इस पॉइंट पे बात करोगे तो इंसिडेंस R2 बोला जाएगा ना, लाइट यहाँ से आ रही है तो R2 इंसिडेंस हो गया और रिफ्रैक्शन वाला एंगल कौन सा हो गया, E हो गया। तो ओवरऑल एक लाइट को जब तुमने प्रिज्म से पास कराया तो उस प्रिज्म ने लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड कर दिया। बड़े भाई बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, बड़े काम का है, काफ़ी अच्छे से अपनी नोटबुक बना लेना। क्वेश्चंस आता है क्लियरली, डायग्राम डिज़ाइन करने को ही पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली, या फिर आपसे एक ब्लैंक डायग्राम तुम्हें दे दिया जाएगा, उसमें जगह जगह पे मार्किंग तुमसे करा लेंगे, पूछ लेंगे कि यहाँ पे कौन सा एंगल है, ये चीज़ सब चीज़ें बता दो। तो क्लियर होनी चाहिए तुम लोगों को सारी की सारी बातें कि कैसे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो एंगल ई का मैं तुम्हें नाम लिख देता हूँ, किसी को अगर याद ना याद हो, एंगल ई बोला जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, जिस एंगल से लाइट इस प्रिज्म से बाहर गई उसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे। एंगल आई को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, ये भी हो गया हमारे पास। अच्छा, अब ज़रा सोचो, इस प्रिज्म की वजह से जो लाइट को ऐसे ऐसे सीधे सीधे इस रास्ते पे जाना था वो अल्टीमेटली इस रास्ते पे गई नीचे को। तो ज़रा बैक ट्रेस करना है इस वाली लाइट रे को भी, जो पीछे की तरफ इस पॉइंट पे काट दिया। देखना ध्यान से, लाइट रे को इस रास्ते पे जाना था और लाइट इतना बेंड हो गई इस रास्ते पे गई। तो जो ये एंगल बना ना इंसिडेंट लाइट रे का इमरजेंट रे से, इस एंगल को हम लोग डेल्टा से शो करते हैं। कौन सा सिंबल यूज होता है, देयर इज अ स्पेसिफिक सिंबल कॉल्ड डेल्टा। ऐसे एस का थोड़ा उल्टा कर दो, इसको यूज कर रहे होते हैं, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये एंगल है डेल्टा वाला एंगल, इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बच्चों ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। देखो ध्यान से भाई, एक बार फिर से समझो, ये इंसिडेंट लाइट रे है आपकी। अगर प्रिज्म रास्ते में ना आता तो ये लाइट रे सीधी सीधी निकल जानी थी इस रास्ते पे, बट प्रिज्म के रास्ते में आ जाने की वजह से इस लाइट रे का 2 पॉइंट पे, एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, और फाइनली तब जाके लाइट रे नीचे निकल के गई। तो इस इमरजेंट रे को पीछे की तरफ बैक ट्रेस करो, अपनी इंसिडेंट रे को आगे की तरफ फॉरवर्ड करो, तो ये इस पॉइंट पे काट रही है। तो यानी टोटल कितना मुड़ गई लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से, इतने एंगल से मुड़ गई। तो इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये डिफाइन करने को पूछा जा सकता है, आपको मार्क करने को बोल सकते हैं, क्लैरिटी से डायग्राम बनाना बड़े अच्छे से। जो डॉटेड लाइन बनाई गई हैं उनको डॉटेड लाइन ही बनाइएगा, सारे एरो तुम्हें शो करने हैं, सारे तुम्हें नाम शो करने हैं, एवरीथिंग मस्ट बी देयर। ठीक है ना, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा, जिसको आप कैपिटल ए बोल सकते हो। ये टॉप पे बनता है ना एंगल ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म का बेस हो गया। तो प्रिज्म का नेचर क्या है, आने वाली लाइट रेस को अपने बेस की तरफ बेंड कर देना, है ना, हमेशा प्रिज्म यही कर रहा होता है।
ठीक है। डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट लाइट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट लाइट रे जिस रास्ते पे जाने वाली थी उसका इमर्जेंट रे से कितना एंगल है, उसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। यही बात मैंने तुम्हें यहाँ भी दिखा रखी है अलग से, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये लाइट रे ऐसे आनी थी सीधे सीधे, है ना, प्रिज्म ना रास्ते में आता तो ये लाइट रे सीधी ऐसे निकल जाती, बट अल्टीमेटली तो इस रास्ते पे गई है ना, तो इसको पीछे की तरफ बैक ट्रेस करो, तो जो तुम्हें ये शेडेड सा एंगल नजर आ रहा है इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है कि भैया एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे, ठीक है, इज कॉल्ड, यू कैन से इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे होते हैं। इन्होंने यहाँ पे इसको डी से शो करा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये सिंबल टफ लगता है डेल्टा वाला, तो ये भी एंगल ऑफ डेविएशन है, इसकी जगह पे आप एंगल डी भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा सा एडवांस लेवल का सिंबल है, इसको अगर आप याद रखोगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एस को आपको थोड़ा सा उल्टा करके बनाना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम ऐसे बनाएंगे। अभी तक बेसिक तुम्हें समझाया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ये आया कि प्रिज्म से कैसे एक लाइट रे को जब पास कराते हैं तो लाइट रे आपकी रिफ्रैक्ट होके जाती है। एक प्रिज्म कैसे रिफ्रैक्शन करता है, 2 पॉइंट पे अलग अलग नॉर्मल ड्रॉ करे। एक बार आप एयर से कांच के अंदर एंट्री करी तुमने, तो लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। फिर कांच से तुम बाहर निकले एयर में, तो फिर डेंसर से रेयरर में जा रहे हो, तो आपकी लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कहानी हमें ये समझ में आती है कि सर एंगल ऑफ डेविएशन तो आपने पढ़ा दिया कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे थी उसका इमर्जेंट रे से कितना एंगल बन रहा है, उसको एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग बोल रहे हैं। अब बात ये आती है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या किसी पैरामीटर पे डिपेंड करता है? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बदल जाने की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन भी कम ज़्यादा होता रहता है? तो आंसर है यस। यानी आपके प्रिज्म वाले इस डायग्राम के अंदर ये डेल्टा कितना आएगा ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है। कुछ बातें सर जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, यानी आपने ये लाइट रे कितने एंगल पे डाली थी। भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि आप लाइट रे को इतने एंगल पे डालते और फिर वहाँ से इंसिडेंस एंगल इतना ज़्यादा बनता, है ना, या और कम एंगल पे डालते तो इंसिडेंस एंगल कम बनता, समझ रहे हो ना। तो डिपेंड करेगा इंसिडेंस एंगल कितना है, इंसिडेंस एंगल के हिसाब से इसके चेंज होने के साथ साथ डेल्टा भी चेंज हो जाता है। तो एक डिपेंडेंसी तो हो गई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। दूसरी डिपेंडेंसी आप देखोगे प्रिज्म किस मटेरियल का बना हुआ है, यानी प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। प्रिज्म के मटेरियल का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, यानी आप किसी दूसरे मटेरियल का प्रिज्म ले आए, तो उस सिचुएशन में भी डेल्टा बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेल्टा की डिपेंडेंसीज देखने को मिलेंगी। देखिए ज़रा, पहली डिपेंडेंसी सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैंने लिखी हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंडेंसी है सबसे पहले तो इसकी, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के चेंज होने की वजह से आपका ये चेंज हो सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हो, उस ग्राफ से देखो, डेल्टा का आई के साथ मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस में इंक्रीमेंट होता जाता है वैसे वैसे आपका डेल्टा डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। देख रहे हो ना, आप यहाँ से इस पॉइंट से चल के जब तक इस रास्ते तक यहाँ तक पहुँचे, तो इस जर्नी में आपका एंगल ऑफ डेविएशन घटता गया, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया, इसको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। उसके बाद अगर आपने अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू और बढ़ाई, आप और आगे गए, तो आप देखो फिर से आपका डेविएशन एंगल बढ़ना शुरू हो गया। तो इस तरह का कुछ यू से शेप का कर्व आता है कि स्टार्टिंग में एंगल ऑफ डेविएशन आपका घटता है एक पर्टिकुलर एंगल तक, मिनिमम वैल्यू होती है उसकी, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज करने पे एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मतलब कोई एक सिंगल डिपेंडेंसी नहीं है। शुरुआत में जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था तो आपका डेविएशन एंगल घट रहा था, और जैसे जैसे एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करा उसके बाद ये डेविएशन एंगल भी बढ़ने लगा, यानी स्टार्टिंग में डिक्रीज हुआ और फिर मिनिमम बना और बाद में इंक्रीज होने लगा। जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में ये कंडीशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में एंगल इंसिडेंस वाला एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर हो जाएगा। यानी कि वापस अगर प्रिज्म पे जाएं तो अगर ये डेल्टा मिनिमम हुआ तो जितने एंगल पे लाइट आई थी इस प्रिज्म पे उतने ही एंगल से बाहर निकल जाएगी, यानी आई और ई बराबर होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे कंडीशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस
विल बिकम इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल तब होगा जब उस पर्टिकुलर प्रिज्म में डेविएशन एंगल मिनिमम होगा, या वाइस वर्सा करके समझ लो कि जब एंगल ऑफ डेविएशन बहुत छोटा होगा तो उस केस में ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अदरवाइज किसी नॉर्मल वैल्यू पे आप सोचो कुछ भी और वैल्यू है, मिनिमम नहीं है इसकी, तो आई कुछ और होता है, ई कुछ और होता है, तब ये इक्वल नहीं होते। ये इक्वल सिर्फ एक कंडीशन में होंगे जब डेल्टा मिनिमम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले डिपेंडेंसी फैक्टर जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको समझा दिया। दूसरा डिपेंडेंसी फैक्टर है एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का एंगल कितना है इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि डेविएशन कितना होगा। मतलब हो सकता है कि एक पतला प्रिज्म हो तुम्हारे पास, तुमने एक ऐसे प्रिज्म लेके आए, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा है, कम है, और दूसरा प्रिज्म तुम लोग इस तरह का बना रखा है तुमने, है ना, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपके, एंगल ऑफ डेविएशन कह रहा हूँ, एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे कम है, एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे ज़्यादा है। एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा अगर तो डेविएशन भी ज़्यादा होता है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर हम लोग दूसरे प्रिज्म की बात करें, इसमें प्रिज्म एंगल बड़ा है, प्रिज्म एंगल ज़्यादा होने की वजह से आई कैन से दैट कि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। प्रिज्म एंगल कम है तो प्रिज्म एंगल कम होने की वजह से डेल्टा की वैल्यू भी कम आएगी, समझ रहे हो ना। डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब डेल्टा की डिपेंडेंसी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि प्रिज्म थिक है या थिन है। ये थिन प्रिज्म है बेचारा, पतला सा है, कम एंगल है यहाँ पे ऊपर बना हुआ है, ये थोड़ा थिक प्रिज्म है, तो भैया अगर प्रिज्म थिक होगा ना एंगल ऑफ डेविएशन आपका ज़्यादा ही आएगा क्योंकि ए वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल, वो प्रिज्म किस मटेरियल का बना हुआ है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है। यानी जितने ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव आपका डेविएशन एंगल आएगा। मतलब दो प्रिज्म मार्केट से लेके आए, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास था n = 1.5, एक दूसरा प्रिज्म लेके आए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था मटेरियल का 1.7। तो किसके केस में आपने दोनों पे लाइट डाली किसी एक एंगल पे, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर भी आई था और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर भी आई था, दोनों के प्रिज्म का प्रिज्म एंगल भी दोनों का सेम था। देख रहे हो, आई दोनों पे सेम रखा मैंने, आपका प्रिज्म एंगल भी सेम रखा, बस फ़र्क क्या था कि दोनों का मटेरियल अलग अलग चीज़ों से बना हुआ था। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो इस केस में जब पूरा डायग्राम ट्रेस किया जाएगा तो फाइनली जो एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलेगा वो इस केस में ज़्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रिज्म के मटेरियल का आपका डेविएशन एंगल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस, हायर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना तीनों इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी हैं। पहली डिपेंडेंसी आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस से है, जिसमें शुरुआत में अगर इंसिडेंस एंगल बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, घटते घटते मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करने से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करने से आपका डेविएशन एंगल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी डिपेंडेंसी प्रिज्म एंगल पे है, डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, थिन प्रिज्म होगा तो ए कम होगा जिससे डेविएशन भी कम होगा, थिक प्रिज्म होगा तो ए की वैल्यू ज़्यादा होगी जिससे डेविएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात तुम लोगों ने क्लियर कर ली। तो ये इंपॉर्टेंट बातें प्रिज्म के रिगार्डेंस में बतानी थी। प्रिज्म का डायग्राम ड्रॉ करके खुद से अच्छे से देख लेना क्योंकि तुम प्रिज्म से प्रॉपर्ली रिफ्रैक्शन करा पा रहे हो या नहीं करा पा रहे। प्रिज्म से वाइट लाइट पास करा के जब 7 कलर बनेंगे उसके बारे में चर्चा हम आने वाली क्लासेस में ज़रूर कर रहे होंगे, तो उसकी तुम टेंशन मत लो कि आपने सर वो तो लिया ही नहीं कि एक प्रिज्म पे वाइट लाइट आती है 7 कलर में टूट जाती है, तो भैया थोड़ा पेशेंस रखो, वो बातें भी आएंगी। अभी सिर्फ रिफ्रैक्शन करके दिखाया है कि एक प्रिज्म से जब एक सिंपल लाइट पास होगी तो वो किस तरह से रिफ्रैक्ट होकर जाती है, उस डायग्राम को अच्छे से कर लेना। चलिए अब इसी बात पे थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ए प्रिज्म ABC इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, अलग अलग ओरिएंटेशन में एक प्रिज्म को रखा हुआ है। ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, वाइट लाइट इस पे फॉल हुई है ना। ये क्वेश्चन अभी नहीं, बाद में कराऊंगा, पहले पढ़ लो क्योंकि हमने वाइट लाइट का तो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है कि वाइट लाइट आती है 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उसके बारे में तो भी बताया ही नहीं। वो फिनोमिना तो डिस्पर्जन कहलाती है, तो जब पढ़ेंगे तब कर लेंगे। उन्होंने खैर पूछा क्या है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कॉरस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई। तो पूछा है आपसे कि इनमें से कौन से डायग्राम में जब डिस्पर्जन हो जाएगा, भाई डिस्पर्जन हो रहा होगा ना कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे 7 कलर टूट जाएंगे, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे इस तरह से 7 कलर टूट जाएंगे, यहाँ पे जो लाइट ऐसे जाएगी 7 कलर ऐसे स्प्लिट हो जाएंगे, यहाँ पे 7 कलर ऐसे स्प्लिट हो जाएंगे, इस तरह से कलर अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो रहे होंगे। तो अगर हम टॉप से काउंट करें तो तीसरे नंबर का कलर स्काई के कलर से मैच करना चाहिए, यानी वो भी ब्लू कलर होना चाहिए। ठीक है, तो बाद जब डिस्पर्जन पढ़ा दूंगा तब क्लियर करा दूंगा, तो अभी इसको हम लोग हैंडल नहीं करते, स्किप मारो इसको भी। अब जरा इन क्वेश्चंस को देख लीजिए जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे करा दिया है, एक सेक्शन तो ऑलरेडी हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो जैसे बात करें इस नीचे वाले सेक्शन की, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द डिस्पर्जन थ्रू अ प्रिज्म व्हेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। जब एक नैरो बीम हमारे पास व्हाइट लाइट आएगी किसी प्रिज्म के ऊपर, तो यहाँ से 7 कलर का स्प्लिट कैसे होगा वो चीज़ आपको बतानी है ऑर्डर के हिसाब से। तो इस चीज़ को जब डिस्पर्जन में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझा दूंगा कि किस तरह से ऐसे 7 कलर निकल रहे होंगे, और उनको आप ऑर्डर में लिखोगे तो नीचे से आपको विबग्योर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, हल्का सा आइडिया मैंने तुम्हें दिया है, प्रॉपर वे में इसको आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 2 क्वेश्चन है हमारे, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज आपको डिस्पर्जन के पढ़ाने के बाद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए जितना भी आपको पढ़ाया है उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे कर रहे होंगे, बहुत ईजी सा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान आसान सी बातें, नेचुरल फिनोमिना आप पढ़ रहे होंगे कि अपने आसपास आप रेनबो देखते हो, रेनबो कैसे बनता है, या फिर स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। खैर अब तो इतने ट्विंकल ही करते दिखाई नहीं देते, पॉल्यूशन इतना होने लगा है। अदरवाइज़ अगर क्लियर नाइट होती है, साफ सी नाइट होती है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से अपने स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देंगे। अब तो बहुत कम हो गया पॉल्यूशन की वजह से, खैर वो एक अलग बात है। ठीक है, तो अब मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में हम लोग, और आगे की कहानी अब आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, चलिए।